अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदेद सुबह है तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर। प्रोग्राम में नाज़रीन बात होती है अवामी मसाइल के हवाले से और मुल्क के जो अहम मामलात हैं, समाजी मामलात हों, सियासी मामलात हों या माशरती मामलात हों, कोशिश करते हैं उसके साथ प्रोग्राम में गुफ्तगू की जाए। देखने वाले बहुत सारे पैगामात हमें भेजते हैं और मैं बार बार ये अर्ज़ करता हूँ कि वो चाहते हैं कि अवामी नौइयत के मामलात के ऊपर गुफ्तगू की जाए, तो कोशिश भी यही होती है। इसके अलावा जो गुज़िश्ता रोज़ प्रोग्राम रहा उसमें रूटीन के टॉपिक से हट के थोड़ी सी गुफ्तगू हुई है। कोशिश करते हैं कि नौजवानों को ख़ास तौर पे जिनके अंदर कोई ना कोई टैलेंट मौजूद है उन्हें यहाँ पर लाया जाए, सुबह के वक्त उनसे भी बात की जाए और उनकी भी एक बड़ी तादाद है जो पैगामात भेज रही है। यकीनन ये सिलसिला आगे जारी रहेगा, उसमें नौजवानों को भी भरपूर मौका दिया जाएगा कि वो यहाँ पर आकर अपने बारे में बताएं, जो उनके अंदर सलाहियतें मौजूद हैं उसके बारे में दुनिया को ज़रूर बताएं। गो कि सोशल मीडिया अब ये काम उसने आसान कर दिया है और उसके ज़रिए लोग अपना टैलेंट दिखा भी रहे हैं, ख़ुद को मनवा भी रहे हैं, तो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म जो है वो बन चुका है। जनाब उस हवाले से भी कुछ निशानदेही की गई कि ऐसे लोगों को भी ज़रूर मौका दिया जाए, सोशल मीडिया स्टार्स जिनको कहा जाता है। तो बहरहाल ऐसे लोगों को ज़रूर सामने लेकर आएंगे और उनसे भी ज़रूर बात होगी, तो एक अच्छी और माकूल तजवीज़ है, उसके ऊपर ज़रूर अमल करेंगे। उसके साथ साथ जो दीगर मामलात हैं, हालात हासरा के ऊपर गुफ्तगू करना ज़रूरी है। सुबह के वक्त आपको आगाह रखना बेहद ज़रूरी है। तो कोशिश करते हैं कि जो दिन का आगाज़ है वो इन्हीं ख़बरों के साथ किया जाए और हल्के फुल्के अंदाज में इसके ऊपर गुफ्तगू की जाए। तो जनाब आज ये सिलसिला जारी रहेगा। बड़ी खुशकिस्मती हमारी है कि बड़े ख़ास मेहमान आज एक दफ़ा फिर स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, उनसे तमाम मामलात पर गुफ्तगू की जाएगी। मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है, जारी सूरत हाल, उसके ऊपर बात करें। पहले जो हमारे मेहमान हैं बड़े ही ख़ास हैं, हमारे लिए बड़े मोहतरम हैं और हमारी दावत पर हमेशा लब्बैक कहते हैं। और सुबह का वक्त बड़ा मैं हमेशा दोहराता हूँ कि मुश्किल वक्त होता है शहर के अंदर इस वक्त, क्योंकि जो इस वक्त सूरत हाल है ट्रैफिक के हवाले से और दीगर मामलात पर वो इतनी अच्छी नहीं है। तो ऐसे मसरूफ़ स्केजुअल में वक्त निकाल कर स्टूडियो तक पहुंचना ये एक बहुत बड़ा मरहला है। तो मोअज़्ज़ज़ मेहमान को सबसे पहले खुश आमदीद कहूँगा। हमारे बड़े सीनियर हैं, मोहतरम हैं, हमारे उस्तादों में बड़ा अच्छा तबसरा भी करते हैं, तज्ज़िया भी करते हैं, सीनियर साहबी मुबशिर मीर साहब, उनको मैं खुश आमदीद कहूँगा। मीर साहब बड़ी नवाजिश आपकी। बड़ी मोहब्बत है आपकी। ऐसा ही है जी, सुबह के वक्त बड़ा मुश्किल होता है यहाँ तक पहुँचना। रूटीन ऐसी है तो लेकिन आपकी मोहब्बत जो है वो जगा देती है। थैंक यू सो मच। दूसरा हमारे एक और बड़े ख़ास मेहमान, आप भी हमारे प्रोग्राम्स में अक्सर व बेशतर आप उन्हें देखते हैं, बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं, बड़ा अच्छा तबसरा और तज्ज़िया करते हैं। अनवर खुर्शीद साहब सीनियर तज्ज़ियाकार, उनको मैं खुश आमदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया जनाब, बड़ी बहुत शुक्रिया यासर भाई आपका प्रोग्राम मदद करने देने का। के लिए। मीर साहब, जो जारी सूरत हाल है, जो जारी इस वक्त है, ये कैसी नज़र आ रही है? क्योंकि कुछ मामला ऐसा हो रहा है कि तासुर ये दिया जा रहा है कि जो आम इंतखाबात हैं इसमें जो ताख़ीर है वो नागुज़ीर हो गई है। वजह यह है कि ये जो मामलात हैं जिसमें मौशी मामलात हैं और दीगर जो मामलात हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव इशूज़ वो कुछ ठीक तरह से काम नहीं कर रहा है। बाकी मानदा मसाइल जो हैं वो आप हमेशा कहते हैं कि जो बारिश और सैलाब है उसने दो चंद कर दिए, तो हुकूमत के लिए इतना आसान नज़र नहीं आ रहा। और दूसरी तरफ ये कि गुफ्त शुनीद का एक मामला होता है, एक तरीक़ाकार होता है, उसको यकसर नज़रअंदाज करके अब ये जो सिलसिला जारी है, इसके ऊपर क्या राय रखते हैं, क्या तबसरा करेंगे कि ये वाक़तन ऐसा है कि इतने संगीन मसाइल हैं जिसकी वजह से हम जो है वो आम इंतखाबात का रास्ता नहीं इख्तियार कर सकते? फरमाइएगा। बहुत शुक्रिया यासर। एक चीज़ तो ये है कि मौजूदा हुकूमत जो है वो अप्रैल में जिसने चार्ज लिया था और अब नवंबर में हम चल रहे हैं और जाहिर है कि उस वक्त बहुत हर गवर्नमेंट दावा करती है, जैसे भी ये आए वो एक बहस बहुत हो चुकी है जी। लेकिन जो उन्होंने दावे किए थे कि हम जब आएंगे तो हम तो कारोबारी तरक्की दे देंगे और ये कर देंगे, अभी देखें 6 महीनों में जो फिगर्स आनी शुरू हुई हैं इनकी परफॉर्मेंस की और कुछ चीज़ें जो हम डे टू डे देख रहे होते हैं जी। तो 2-3 चीज़ें तो ये हैं कि वो टोटली जो है ये फ्लॉप हो गया प्रोजेक्ट।
जब इकोनॉमी ही उनके हाथ में नहीं आ सकी। बिल्कुल ठीक है। और वज़ीर ख़जाना जो समझ लें कि उनके बहुत बड़े तीसमार खां थे, उनको भी बुला लिया गया और उन्होंने भी कल परसों जो गुफ्तगू फरमाई है जी जी, तो वो भी शिकस्त खुर्दा किस्म की गुफ्तगू है जी कि डॉलर के ऊपर ही वो कंट्रोल ना करने का उन्होंने इतराफ़ कर लिया। जी, और वो साइड लाइन पे तो कहते हैं कि 200 होना चाहिए लेकिन कर नहीं पा रहे। कराची में भी आके उन्होंने बैंक के सदूर से, मनी चेंजर्स के सारे सर्कल से जो वो ऊपर के मेयर्स लेते होते हैं वो ले चुके हैं जी, लेकिन मेरा ख्याल है जो रियल जो होती है ना बीमारी की जड़, जी, वो पता इनको है, सबको है और हमें पता है, आपको पता है। जो भी बंदा काम कर रहा है वो मीडिया में कर रहा है या बिजनेस कर रहा है या हुकूमत में है, अपोजिशन में, उन्हें पता है। लेकिन क्या है कि जो असल रेमेडीज हैं उन पे काम करने की जरूरत चाहिए। वो कहते हैं ना विल नहीं है कि मसलन आप स्मगलिंग कैसे रोकेंगे, बताइए, ये बताइए आप फूड की स्मगलिंग भी हो रही है, अजनास की स्मगलिंग हो रही है, उसको आप कैसे रोकेंगे। अब देखिए ना, आप दोहरा अजाब उठाए हुए हैं ना। आपकी जिन्स जो है गंदम खास तौर पर वो आपके बॉर्डर से क्रॉस हो जाती है और आपके लिए कम पड़ जाती है, फिर आप दुनिया से महंगी मंगवाते हैं, फिर सब्सिडाइज करते हैं, फिर अपने लोगों को देते। तो ये एक दोहरा अजाब है। तो ये आपसे तो यही बात ही नहीं कंट्रोल हो रही। ठीक है, फिर वो हर चीज की जो है वो आप देखें, इंडस्ट्री चलती है तो इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल चाहिए। आप एलसी रोक के भी आपने कहा कि चले इस तरह हम डॉलर की डिमांड रोकते हैं, बिल्कुल दिमाग खराब वाली बात है कि भाई आपका एक सिस्टम चल रहा है ना जी, तो वो चीजों को जो है बर वक्त जो है वो रसाई चाहिए, बर वक्त रॉ मटेरियल चाहिए, बर वक्त शिपमेंट आएगी तो फिर सिस्टम चलेगा। बिल्कुल ऐसे ही। तो वो भी आपने करके देख लिया नहीं हुआ। तो क्या है ये सारा ये है कि एक चीज तो ये होगी कि आप एतमाद खो चुके और आपका कंट्रोल इसीलिए नहीं है। अब इस चीज को तस्लीम करना एक बड़ी जो है ना असल चीज ये है कि जब आप तस्लीम कर लें शिकस्त को, अपनी तस्लीम चलो शिकस्त हम लफ्ज ना भी कहें, लेकिन आप ये कहें कि हमसे नहीं हो पाया जी, ये एक मुश्किल काम था और हमसे नहीं हो पाया, हमारी कैपेसिटी से बड़ा था। अब आप देखें कि कितनी बड़ा ये इत्तेहाद है हुकूमत का, जो 13 से 16 पार्टियों का इत्तेहाद है। किसी के पास दो ऐसे बंदे नहीं हैं कि जो इकोनॉमी को सीधा कर सके या उनमें इतनी जुर्रत हो कि वो फैसले ले सके। सबसे ज्यादा जरूरी है। और शहबाज शरीफ साहब एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर बड़े मशहूर हुए, पंजाब के वजीर आला, ठीक है, एक से ज्यादा मरतबा 2-3 दफा बने, फिर जी वो बड़े वो इम्प्लीमेंट करने में चीजों को और डेवलपमेंट में बहुत जबरदस्त हैं, सब कुछ है, फला है, बहुत कुछ है। लेकिन क्या होता है कि जो सूबा होता है ना, वो तो फंड्स वफाक से लेके चीजें कर रहा होता है और उस वक्त उनके लिए आसानियां भी थी, बहुत सी थी कि उनके भाई प्राइम मिनिस्टर थे। अब जब उन्हें खुद प्राइम मिनिस्टर बनाया गया तो उनकी असल सलाहियतों का इम्तिहान था, ठीक है, वो खत्म हो गया। वो अच्छा, सबसे बड़ी कामयाबी तो बाद में आएगी, पहले है कि आप अपना एज ए प्राइम मिनिस्टर अपना इमेज क्रिएट करें। कैसे क्रिएट करें? कि मैं हूं प्राइम मिनिस्टर, यानी कि प्राइम मिनिस्टर का एक इमेज, फिगर, एक इमेज वो ही डेवलप नहीं कर पाए। मैं कि ये एक अलमिया है, मैं समझता हूं कि ये हमारी कौम का एक लॉस हुआ है कि भाई ये नहीं कि हम कोई उनकी मुखालफत की बात नहीं है, बल्कि ये एक मुल्क के लिए एक सेटबैक है कि जो मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बनाया गया वो एज ए प्राइम मिनिस्टर स्टैब्लिश ही नहीं हुआ। उसकी वो शख्सियत जो है वो ही पब्लिक जो है ना उसको उस तरह ले ही नहीं पाई, अपना मुल्क नहीं ले पाया। तो बाहर आप देख लें क्या हुआ। तो उनके जो अभी, और फिर इनको ये भी सोचना चाहिए था कि भाई ये जो सोशल मीडिया का जमाना है ये रेवोल्यूशन है कम्युनिकेशन का। इस रेवोल्यूशन के अंदर किस तरह एग्जिस्ट किया जाएगा। जो लोग इस चीज को, जो इसका इदराक रख रहे हैं ना, जो इसको समझ रहे हैं, वो उसके मुताबिक जो है वो चीजों को लेके चल रहे हैं। जो समझते हैं कि नहीं हम ताकत के साथ सब कुछ कर लेंगे, वो फ्लॉप हो रहे हैं। तो लिहाजा ये तो है इस वक्त हमारे पास। अब आपने एक जुमला था आपका कि क्या इलेक्शन नागजीर हो गए,
तो ये वो चीज़ तो होती है कि आप देखें जब जब आप सियासी हुकूमतों की या जमहूरी हुकूमतों की बात करें और हम देखते हैं कि जो दुनिया की डेवलप्ड जमहूरियतें हैं, सारी खामियों के बावजूद जब उनको जो है उनका मैंडेट जो है वो लूज हो जाता है, पब्लिक का उनके ऊपर ट्रस्ट जो है वो नहीं आ रहा होता, तो वो कहते हैं जी कि अवाम की दोबारा राय ले लो। बिल्कुल ठीक है। देखिए इसमें कोई वो अना की बात नहीं है, ठीक है। ये इस चीज को सबसे पहले सोचना चाहिए कि जिन्होंने ये सेटअप कायम किया या जो इस सेटअप के अंदर हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि ये मुल्क सिर्फ उनका नहीं है, ये मुल्क 22-23 करोड़ अवाम का मुल्क है। और अगर वो एक चंद लोग जो हैं उनकी अना मजरू हो रही है, तो वो जो इतने लोगों की किस्मत बिगड़ रही है उसका क्या है? बिल्कुल ठीक। जो इतने लोग सफर कर रहे हैं उसका क्या है? तो लिहाजा इस चीज को समझते हुए जो पब्लिक की वॉइस है, और पब्लिक अपनी वॉइस दे चुकी है, पब्लिक ने इस सिस्टम के अगेंस्ट वोट दे दिया। देखें एक सॉफ्ट जो आती है ना रिस्पांस, सॉफ्ट रिस्पांस ये आया कि मौजूदा सिस्टम के खिलाफ वोट आ गया। ठीक है। मौजूदा सिस्टम के खिलाफ लोग रोड पे भी आ गए। ठीक है, अब वो कौन लाया, वो तो एक है अपनी जगह पे, लेकिन आप ये देखें कि आपको तो नई पजीराई मिली, आपको नहीं मिली, लिहाजा और आप फिगर्स भी ऊपर नहीं ले जा सके। बिल्कुल ठीक है, जो एजेंडा लेकर और जो चीजें आप करने का दावा करने थे वो भी नहीं कर सकते, तो आवाम से राय लेने में कोई हर्ज नहीं है। ये सबसे बड़ी चीज ये है कि पब्लिक ही पब्लिक की जो राय है ना, जमहूरियत वही अच्छी है जिसमें पब्लिक की राय का एहतराम कर लिया जाए। अगर आप एहतराम ही नहीं करते तो फिर इसका मतलब है आप डेमोक्रेसी पे बिलीव ही नहीं करते। बिल्कुल ठीक है। अनवर साहब ये फरमाइए कि ये जो अभी बात मीर साहब ने कही है, ये कि एक अखलाकी जुर्रत आपको पैदा करनी होगी, ठीक है। अच्छा, ये हमारी रिवायत में शामिल नहीं है, ना इससे पहले ना आगे कोई ऐसी मिसाल मिलती है जिसका भी तस्करा किया गया कि जिसमें आप आवाम के पास चले जाएं। हाँ, एक ज़माने में हुआ ज़रूर था, बल्कि एक दफ़ा ऐसा हुआ, एक ज़िया साहब के दौर में, एक मुशर्रफ साहब के दौर में, क्योंकि एक रेफरेंडम एक हुआ जिसके अंदर आपको पता है कि फिर क्या हुआ, तो लेकिन अप्रोच किया गया। अच्छा, यहाँ वो मिसाल नहीं मिलती। अब जैसे उन्होंने बात की है कि अपनी खामियों को मानकर आगे नए इंतखाबात का रास्ता इख्तियार करना, अब वो ये कहते हैं कि जब पीछे जब हुकूमत से इस बारे में सवाल किया जा रहा था कि अगर वो नहीं डिलीवर कर पा रहे तो वो ये रास्ता इख्तियार करें, वो भी गुरेज़ा थे। अब अगर इनसे सवाल किया जा रहा है तो ये भी गुरेज़ा हैं, तो सवाल ये पैदा होता है कि फिर ये सिस्टम कैसे ठीक होगा और कौन इतनी अखलाकी जुर्रत करेगा, क्योंकि ये पूल तो उन्हीं लोगों का है। अब इसमें बारियां बदल बदल कर आते रहेंगे, लेकिन कोई इसमें ये इतनी अखलाकी जुर्रत नहीं करेगा कि वो अपनी खामियों को तस्लीम कर सके और इंतखाबात का रास्ता बासानी और खुद से इख्तियार कर सके। फरमाइए। यासिर साहब, जैसा कि आप कह रहे हैं कि इंतखाबात जो है नागुज़ीर हैं मुल्क की मीशत को स्टेबल करने के लिए और बेहतर करने के लिए, तो इसमें मसला ये है कि हम इसको दोनों एंगल से देखते हैं। एक एंगल उसका ये है कि आप इंतखाब करवाएं और अगर डिलीवर नहीं कर पा रहे तो दूसरे लोग आ जाएं, ठीक है। और दूसरा एंगल इसका ये है कि आप जो भी हुकूमत इलेक्ट होके आती है तो उसको अपना टर्न्योर पूरा करने दें, और उसका टर्न्योर पूरा हो जाए तो उसके बाद आप उसको फर्दर उसकी जो भी उसमें से आउटपुट निकलती है, अच्छा या बुरा, अपना टर्न्योर पूरा हो जाए, उसके बाद आप अगले इंतखाबात करवाएं। तो दूसरी अगर वो डिलीवर नहीं कर पा रहे तो नेक्स्ट जो भी पार्टी है वह हुकूमत बनाएगी। तो उसको हम दोनों तरफ से अगर देखें तो अगर हम अभी रिसेंट हम एग्जांपल दें यूके की, यूके में प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन चला गया इसी वजह से, और दूसरी आई जिसका नाम अभी तक याद ही नहीं हुआ 45 दिन के लिए, उसने भी इस्तीफ़ा दे दिया। तो वहाँ भी ये निज़ाम चल नहीं पाया इस तरह से कि वज़ीर-ए-आज़म चेंज करने से या पार्टी भी चेंज हो जाती। एक तो उसको अब ज़रा समझने की कोशिश करनी है हमें उसको, क्योंकि यहाँ वहाँ पे ये हुआ है, अगर वहाँ पे यह ना होता तो हमारे पास मिसाल शायद ना होती। दूसरा, यहाँ की आप मिसाल ले रहे हैं तो अब यहाँ पे आप अगर दो जगहों से अगर मिसाल उठाते हैं कि 1947 से उठा लें या 1977 से उठा लें। अगर हम 1977 से लेते हैं तो 1977 से लेकर 1988 तक वो एक दौर गुजरा है जो डिक्टेटरशिप गुजरी है। 1988 के बाद आप वो एक सर्टेन अनसर्टेनिटी थी
कि एडहॉकिज्म था। अभी इलेक्शन हुए, अभी इलेक्टेड गवर्नमेंट आई, अभी इलेक्शन हुए, अभी इलेक्टेड गवर्नमेंट आई। 90 दिन पूरे होने थे जो कि 11 साल में जाके पूरे हुए। 88 में गवर्नमेंट आई, 90 में चलेगी, 90 में आई वो 91, 92 में चलेगी, फिर वो ये मसला चलता रहा। उसके बाद 99 तक ये जो एक ये वाला एडहॉकिज्म चलता रहा। कोई गवर्नमेंट अपने टर्न्योर पूरा नहीं कर सकी, अपना काम पूरे सही तरीके से करने की उसको यानी कि उसको करने नहीं दिया गया किसी ना किसी तरह। जिसने भी किया सबके सामने पूरा मुल्क देख रहा है। 99 में फिर एक इमरजेंसी लगी जो कि 2008 तक वो मसला। जब 8 में गवर्नमेंट आई, जिस पार्टी की भी आई, उस पार्टी के भी कम से कम हेड को पूरा टर्न्योर नहीं करने दिया गया। 2013 में जो पार्टी आई, उस पार्टी के हेड को टर्न्योर पूरा नहीं करने दिया गया। उसके बाद 2018 में जो पार्टी आई, उस पार्टी को ही फारिग कर दिया गया। तो जब इस किस्म के हालात होंगे, ये जब तक ये सियासी पार्टियां आपस में एक किसी चार्टर्ड ऑफ डेमोक्रेसी जिसको ये कहते हैं, किसी चार्टर पे आके, किसी नुक्ते पे आके खड़े नहीं होते, अपने आप अपने पैरों पे नहीं खड़े होते, ये अपने पैरों पे नहीं खड़े, ये दूसरी तरफ देखते हैं, कभी अपने मुल्क के अंदर देखते हैं, कभी मुल्क से बाहर देखते हैं। अभी ये किसी को ये कह देना कि इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट है, कोई आसान बात नहीं है। हवा में कोई नहीं मार लेता। किसी को कह देना, थोड़ा और पीछे चले जाते हैं, 8 महीने 9 अप्रैल से पहले चले जाते हैं, किसी को कह देना कि सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, ये कोई लफ्ज़ या जुमला जो है ये कोई आसान नहीं है, ऐसी हवा में क्रिएट नहीं हो गया। तो इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट हवा में वैसी क्रिएट नहीं हुआ और सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हवा में क्रिएट नहीं हुआ वैसे। ये है, ये हुआ है, तो ये जुमला बनना है, ये वर्ड्स बने हैं। तो लिहाजा इन सियासी पार्टियों को ये देखना चाहिए कि हम किसी ऐसे नतीजे पे पहुंच जाएं कि हम अवाम की राय से जो लोग आएं, अवाम की राय से मामला, जमहूरियत कहती इसको है। अब हमें डेमोक्रेसी है तो डेमोक्रेसी देखने को, मगर जब हम ऑन ग्राउंड देखते हैं, अब क्योंकि अभी सोशल मीडिया आ गया। 1977 में सोशल मीडिया नहीं था। 1977 में, स्पेशली 1979 में जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी हुई, तो दूसरे तीसरे दिन अखबार में जो इवनिंग पेपर होते हैं उसमें मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, राजा बाजार रावलपिंडी में अखबार बेच रहा था कि भुट्टो जिंदा है, भुट्टो जिंदा है, और लोगों ने अखबारें खरीदनी शुरू कर दी। पता नहीं 8 आने की थी कि 75 पैसे की थी। लोगों ने अखबारें, अनपढ़ों ने भी खरीद ली, सब्जी वालों ने खरीदी, घर जाके बच्चे से पढ़वाएंगे। और जो भुट्टो जिंदा और नीचे लिखा हुआ था वो आवाम के दिलों में जिंदा है। तो इस तरह से वो एक दौर था। अब आ गया सोशल मीडिया। एक बात अभी किसी के मुंह में होती है कि बिरयानी का देश का पक रहा होता है, और वो बिरयानी का देश का जो मुस्लिम लीग नून का प्रेसिडेंट है यूके का, वो खुद उठा के लेके जा रहा होता है अंदर एवन फील्ड में। तो ये चीज 2 मिनट में आ जाती है। तो ये चीज है कि ये भी आ जाता है कि जेब में यहाँ पे डिप्लोमेटिक पासपोर्ट, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जेब में लेके यहाँ से सीधा जाया जाता है। वो क्या नाम है जी, मिस्र में था, शर्म शेख से सीधा वो लंदन चला जाता है। तो अब लोगों को ये चीजें पता चल रही है। तो लिहाजा गवर्नमेंट को एक अगर स्टेबल गवर्नमेंट हो, आप क्वेश्चन पे आए ना कि आपने कहा था इलेक्शन जरूरी है। इलेक्शन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? कल को गवर्नमेंट आ जाएगी, या तो पीएमएलएन की कोलिशन गवर्नमेंट आ जाएगी पीपीपी के साथ, या पीपीपी की आ जाएगी कोलिशन के साथ पीएमएलएन के साथ, या पीटीआई की आ जाएगी 1-2 के साथ कोलिशन करके, जैसा कि हिसाब चल रहा है। थोड़ा सा प्लस माइनस होगा, फिर वही हालात होंगे। फिर अगर पीटीआई की आ गई, फिर अपना पीडीएम वाले उसको खींचा तानी शुरू कर देंगे, और अगर पीडीएम के किसी की आ गई तो पीटीआई वाले खींचा तानी शुरू कर दे। मुल्क कभी भी किसी अच्छी स्टेज की तरफ नहीं जा सकता जब तक ये पॉलिटिकल लीडर आपस में बैठ के इस चीज के ऊपर नहीं रखते कि जो भी गवर्नमेंट आएगी हम इसको चलने देंगे और हम पॉजिटिव अपोजिशन करेंगे। बहुत अच्छी बात है जनाब। अब ये कैसे सिलसिला जो है वो जारी होगा, ये सोचने की जरूरत है। इसके ऊपर गुफ्तगू की जाएगी। एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक मुख्तसर सी ब्रेक है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले मौजूद मेहमानों से गुफ्तगू जारी थी, बात हो रही थी मुल्की सियासी सूरत हाल के हवाले से। अनवर खुर्शीद साहब तबसरा कर रहे थे इस वक्त जो सियासी सूरत हाल है उस पर। बशीर मीर साहब भी तशरीफ़ फरमाए, वो आपने भी कुछ गुफ्तगू की है। मीर साहब, अभी उन्होंने निशानदही की
एक बड़े आम मसले की तरफ, वो ये कि 2/3 अक्सरियत कैसे मुमकिन होगी? क्या इतनी पजीराई किसी एक सियासी जमात को मिल चुकी है या है मौजूद कि उसको 2/3 अक्सरियत से कामयाब हो? वो जो माजी में कभी हुआ, एक सियासी जमात के पास कुल इख्तियारात थे, उसने हुकूमत बनाई, लेकिन आज बज़ाहिर लगता ही है कि ये इतना आसान काम नहीं है। और फिर ये जो पॉलिटिकल मेचोरिटी की बात हम अक्सर करते होते हैं कि ये बैठ कर मामले को हल करें अफाम तफहीम से, और ये बात कम अज़ कम इस एक नुक्ते के ऊपर कम अज़ कम ये तय कर लें कि हमने 5 साल के लिए किसी को छेड़ना नहीं है। कोई गैर आइनी रास्ता, ये जो गैर ज़रूरी रास्ता है, उसको इख्तियार करके दूसरों को हमने हटाना है। क्या ये हो सकेगा? उसमें मुमकिन है कि इतनी पॉलिटिकल वाइज लीडरशिप आपके पास है, या उनके जो अंडर ट्रेंड लोग हैं, जो सेकंड पोस्ट तैयार हो रही है, क्या उनमें इतना फाहम है? फरमाइए। अनवर साहब के उस जुमले से ही बात आगे शुरू करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इन्होंने 2 लफ्ज अदा किए, वो बहुत ही इन्होंने निचोड़ गुफ्तगू की, सिलेक्टेड और इम्पोर्टेड। अब ये सिलेक्टेड और इम्पोर्टेड, इनका ये जुमला बड़ा अच्छा है कि ये कुछ है तो आया। ठीक है, तो जिन्होंने किया, क्या वो ये काम छोड़ सकते? क्या वो सिलेक्ट करना छोड़ सकते? क्या वो इंपोर्ट करना छोड़ सकते? सबसे पहले तो उनको छोड़ना पड़ेगा। सियासी जमातें बाद में आएंगी। लेकिन सियासी जमातें ही तो मजबूर करती हैं, वो तो बार बार क्यों मजबूर होते हैं? स्टेट ऑफ डिनाइल में देखिए क्यों मजबूर होते हैं, ये बताएं ना। मेरी बात सुने, उनके पास इख्तियार ज्यादा है, उनके पास ताकत ज्यादा है। ठीक है, जिसके पास ताकत ज्यादा होती है ना, उसी की एथिक्स जो है ना, वो समझ लें चैलेंज होती है, उसी की एथिक्स का इम्तिहान होता है कि मेरे पास अगर पावर ही ना हो तो मैं किसको क्या माफ कर सकता हूँ, या किसी का क्या अच्छा बुरा कर सकता हूँ। तो जब मेरे पास पावर है और मैं इधर से चीजें उधर कर सकता हूँ और फिर मैं गलत ना करूं, तो ये है। फिर तो पहले तो उनको सिलेक्टेड इंपोर्टेड का जो कॉन्सेप्ट है, जो चीजें उन्होंने करनी, जो शफलिंग और ये जो इंजीनियरिंग जिसे हम कहते हैं जी, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग और फला, ये पहले तो उनको खत्म करनी पड़ेगी। सबसे पहले उनको इस चीज से पीछे हटना पड़ेगा। देखिए, मैं एक चीज कहता हूं कि देखिए, आपके पास सारी चीजें मौजूद हैं लिखी हुई, लेकिन आप उन पे अमल नहीं कर रहे। ठीक है, हमारा मसला ये है, हमारा अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। हमारा मसला ही अमल है। हम अभी एक कंपनी बनाएंगे ना दोनों बैठ के, ऐसा जबरदस्त आइन उसका सिस्टम बना के ऐसे सजा लेंगे फाइल में, ठीक है, लेकिन उस पर अमल नहीं करेंगे। मैं कहेंगे यार तुम्हें पता है या सर ये तो मुझे करना पड़ेगा। फिर एक दिन बाद आप कहेंगे सर वो आपने वो किया था ना, तो लिहाजा मुझे ये भी करना पड़ेगा। तो हम दोनों करना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा नजरिया जरूरत। तो यहाँ पे ये है कि हम दूसरों के लिए तो मॉडल्स बनाने को तैयार हैं, उनको एक फ्रेमवर्क में और एक खास मेरिट की दीवार, वो क्या दरवाजा बना के उसमें से गुजारना चाहते हैं, खुद नहीं गुजरना चाहते। तो एक चीज तो ये है कि हम वो ताकतवर हलके जो हैं वो अपने आप को इस प्रोजेक्ट से पीछे कर लें। ठीक है, पाकिस्तान की बका इसी में है और इस्तेकाम भी इसी में है, और उनकी तरफ फिर लोग यकीनन नहीं देखेंगे, बल्कि अपनी पार्लियामेंट को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। एक जुमले का इजाफा करता हूं, इसको जवाब में शामिल कर लें। क्या वाकईतन जो लीडरशिप है, जो काम इन्होंने माजी में किए हैं, जिस संगीन नौयत के करप्शन के चार्जेस लगाए गए, उसको देखते हुए तो अगर वो इनके हाथ में सारा का सारा मामला नहीं देते तो बात समझ में आती है। या तो वो बात गलत है, या तो वो माजी में लगाए गए चार्जेस गलत थे जो इनके ऊपर लगाए गए कि इन्होंने इतने अरबों की करप्शन की है, इन्होंने ये किया, एक रेड लाइन को इन्होंने क्रॉस किया, और ये सारे चार्जेस किसी ना किसी शक्ल में लगे हुए हैं। या तो वो बात गलत है, अगर वो बात सही है तो फिर सारी की सारी जिम्मेदारी देना किस हद तक अक्लमंदी का फैसला? इसका बड़ा आसान सा जवाब है। देखें, आपके पास जो सबसे बेहतर फिल्टर है ना, अगर वो काम करे, ठीक है, तो वो इलेक्शन कमीशन है। बिल्कुल ठीक है। आप वहां पे इलेक्शन लड़ने कैसे दे रहे हैं आप? अगर उन्होंने किए हैं तो इलेक्शन कमीशन का जो फिल्टर है वो लगाए ना, लगा दे। अब आपका इलेक्शन कमीशन क्या करता है? मैं यहां से कराची से मैं डॉक्यूमेंट्स जमा कराऊं, यहां मैं रिजेक्ट हो जाता हूं, हैदराबाद में जाऊं वहां पे मैं एक्सेप्ट हो जाता हूं। तो एक ही मुल्क में दो कानून कैसे काम कर रहे हैं? दो जज जो हैं, एक मुझे अहल करार दे रहा है, एक मुझे नाअहल करार दे रहा है। ठीक है,
फिर उसके बाद आप क्या करते हैं कि मैं चैलेंज कर देता हूं, चलो एक ने मुझे नाअहल किया, मैं अदालत बड़ी में जाता हूं, वो मुझे इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे देते हैं और कहते हैं अच्छा ये बाद में फैसला होगा, इलेक्शन लड़ो। जब मैं मेंबर बन जाता हूं फिर मेरी मर्जी का कुछ ना कुछ हो जाए। तो लिहाजा ये सारा जो है ये हमारे काम करने का तरीका गलत है। आपके पास सबसे फिल्टर जो है पहला वो इलेक्शन कमीशन है। इलेक्शन कमीशन वो लोगों को एलिजिबल करे जो वाकई ही क्लियर लोग हों। ठीक है। और मैं एज ए वोटर, एज ए शहरी पाकिस्तान का, मैं अच्छे लोगों में से अपने ख्याल में अच्छे तरीन का इंतखाब कर लूं। बिल्कुल ठीक है। अगर मुझे ये हो कि भाई ये तो सारी बुराइयां हैं और मुझे कम बुराई को चूज करना है, यही बोला जाता है ना कि वो तो हमने छोटी बुराई को एक्सेप्ट किया है, तो भाई आप बुराइयों को इलेक्शन लड़ने की इजाजत क्यों दे रहे हैं? तो लिहाजा मेरा ख्याल है कि जो हमारे इंस्टीट्यूशन है ना, जैसे इलेक्शन कमीशन का इंस्टीट्यूशन है, वो अगर सही हो जाए, उसको आप सही तरह काम कर, वो उसमें अगर ना उसमें कितनी पॉलिटिकली इन्वॉल्वमेंट है जी। एक बंदे के हक में आ रही है, एक बंदे के खिलाफ आ रही है, एक बंदा कह रहा है मुझे एक्सेप्ट नहीं है, दूसरा कह रहा है मुझे एक्सेप्ट है। क्यों? वो सियासी लोगों ने मेरिट पे नहीं लगाए हुए जी। ठीक है। फिर इसी तरह आपका इदारे हैं, 3-4 इदारे हैं जो आपके लिए जो है ना इसी तरह की चीजें कर सकते। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो हर बंदे की फाइनेंशियल पोजीशन जो है आपको बता सकता है। ठीक है, तो सही बताए वो। SECP वो आपको सही बताए, बिल्कुल। FIA वो आपको सही बताए। तो आपके पास इदारे तो मौजूद हैं, लेकिन आपने उनसे काम लेना है। और वो बंदे इलेक्शन के लिए जब एलिजिबल होंगे जो अच्छे लोग हैं, तो फिर जो हमें बाद में प्रॉब्लम होती है कि केसेस बने नहीं बने, फिर उन्हीं पे केस बनेंगे ना जो पहले ही नाहल हो चुके होंगे, तो उस पर इतराज नहीं होगा। फिर तीसरी बात यह है कि आप देखेंगे जब हमारी इतनी सियासी जमातों का अपना जो स्ट्रक्चर है वो भी तो कोई अच्छा स्ट्रक्चर नहीं है। बिल्कुल। अब देखें, आप दुनिया की मिसालें दे रहे हैं हम, तो इसलिए दे रहे हैं कि हमें उनसे सबक सीखना चाहिए कि वो पहले कोई बंदा अगर इलेक्शन के लिए एलिजिबल होता है ना, तो वो पहले अपनी पार्टी से विन करता है। बिल्कुल ठीक है। वहां से पहले उसको मिलती है। बिल्कुल ठीक है। वहां से वो पैराशूटर का जो यहाँ पे लफ्ज इस्तेमाल होता है, वहां पे पैराशूटर नहीं हो सकता कोई, मेरिट प्रिवेल करती है। वो वहां पे होता है कि भाई ये बंदा कहाँ था और कैसे स्टेज बाय स्टेज ये पार्टी के अंदर आया। बिल्कुल ठीक है। और फिर इस बात के इस ओहदे के लिए वो अपने आप को उम्मीदवार के तौर पर ला रहा है, तो पहले पार्टी के अंदर उसकी वोटिंग होती है जी। वहां से अगर वो जीत जाता है कि हाँ जी हमारा ये उम्मीदवार होगा, तो क्या है कि ये अवाम की राय का एहतराम है। बिल्कुल ठीक है, जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो हमें अपने सिस्टम को जो है जो एक जमहूरियत के अगर आप फ्रूट्स लेना चाहते हैं तो फिर तो आपको पूरी तरह उस पर जाना चाहिए। तीसरी बात ये है आखिरी जो इस हवाले से कि आप देखें आपके पास 3 तरह की गवर्नमेंट्स हैं, फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट और ये लोकल बॉडीज भी है और लोकल बॉडीज भी। अब हर जगह आपने इस तरह का निजाम कर दिया है कि जैसे कब्जा कर लिया है। अभी बल्दियाती इलेक्शन के ऊपर आप देखें जो सिंध में हो रहा है जी, उसमें क्या है कि एक तरमीम की गई है, जो तरमीमी एक्ट था कि भाई उसके तहत हम कोई भी तब्दीली कर सकते हैं। ठीक है। तो ये तो एक जमहूरी बात नहीं है। बिल्कुल सही है भाई, कोई भी तरमीम होगी उसकी तो इंडोर्समेंट चाहिए, लेकिन वो उसके अंदर शामिल कर ली कि हम कोई भी कर सकते हैं। और अब ये है कि उन्होंने कहा है कि जी सिंध काबीना ने जो उसके ऊपर अप्रूवल दे दी, ज़ाहिर है वो खुद ही है सारा कुछ, कि भाई कम से कम जो 90 दिन जो एक पाबंदी है कि इलेक्शन 120 दिन में होने चाहिए जी, वो खत्म कर दी। बिल्कुल ठीक है। और अभी फिर 90 दिन के लिए मौखर कर दिया और MQM को कहा कि जी एडमिनिस्ट्रेटर आपका लगाते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, तो ये जो होता है कि ये मेरा है ये तुम्हारा है, ये क्या चक्कर है? बिल्कुल ठीक है। मेरिट पे क्यों नहीं है सवाल? अगर MQM ये कहती कि जी हम मेरिट पे बंदे को लगाया जाएगा और मेरिट का ये क्राइटेरिया हम तय कर लेते हैं, बिल्कुल ठीक है, इस पे जो भी ऑफिसर पूरा आए इसका मतलब है कि आप भर्तियां ऐसी हुई हैं कि ये ब्यूरोक्रेट MQM का है, ये ब्यूरोक्रेट पीपल्स पार्टी का है, ये नून का है, ये PTI का है। भाई अगर ब्यूरोक्रेसी में लगाना है किसी को तो वो तो इस तरह है, अगर आपने पार्टी का लगाना है तो वो और बात है, और तरीका है। ये गलत हरकत है, सबसे बड़ी गलत, खुद ही वायलेट कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। अब ये अनवर साहब ये फरमाइए, जैसे अभी ये बात हो रही है, ये हमारे रवैये हैं,
अब बात हुई कि इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, फॉर्मूला इन्होंने दे दिया, मीर साहब ने निशानदेही कर दी कि बड़ा आसान है, एक फिल्टर आपने लगाना है, लेकिन ये इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स आएंगे कैसे? अब लाने वाले तो खुद सियासतदान हैं, कैसे एक्सपेक्ट करें कि वो ये तमाम चीज़ें करेंगे? अगर ये इंस्टीट्यूशनल जितनी भी इंस्टीट्यूशंस है फंक्शनल हो जाएंगी तो मसला हल हो जाएगा, और ये वो चाहते नहीं है, फिर मामला कैसे हल हो? सबसे पहले तो ये जो इलेक्शन आप कह रहे हैं कि आपने कहा कि 2/3 मेजॉरिटी कोई पार्टी हासिल कर सकती है, तो इलेक्शन जो है ना, इलेक्शन जब भी होता है, जनरल इलेक्शन होता है, तो इससे पहले जो रिगिंग होती है ना, उसके कुछ तरीके हैं, और शायद बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जो अवाम को पता भी नहीं है। सबसे पहले तो आपने कैंडिडेट के साथ जो आपकी बातचीत होती है, कैंडिडेट को किस तरह से तोड़ा जाता है, किस तरह से लाया जाता है, किस तरह से उसके साथ बातचीत होती है, उसके लोगों के साथ बातचीत होती है, यहाँ से रिगिंग शुरू होती है कि तुम अगर मेरी पार्टी में आओगे तो साथ में 10,000 वोट तेरे होंगे और 10,000 वोट हमारे भी होंगे, पार्टी के भी होंगे, तो ये 20,000 हो जाएंगे। अगर तुम उस पार्टी में जाओगे तो 10,000 वोट तुम्हारे भी चले जाएंगे, तो उस पार्टी के भी 5,000 वोट है, हमारे पास 10 रह जाएंगे, उसके पास 15 हो जाएंगे। तो यानी कि एक इस तरह से वो तोड़ा जाता है। और दूसरा, ये मेरा अपना ज़ाती तज्ज़िया है, कोई और उससे इत्तेफाक करे या ना करे, कि कोशिश की जाती है कि ज़रा सा करप्ट बंदा, ज़रा सा यानी कि जो बदमाश बंदा, ज़रा सा वो बंदा कि जो किसी के साथ दो आंखें दिखा सके और टीवी चैनल पे आके किसी को 2-4 गालियां दे सके और मुंह फट हो, इस किस्म का बंदा ढूंढ के निकालो। वो 61-62 वाली बात जिसमें ना हो, वो बंदा निकालो। बिल्कुल ठीक है। वो बंदा ढूंढ के फिर उसको तैयार किया जाता है। और उसको तैयार करने वाले की सिर्फ सियासी जमातें नहीं होती, कोई नाम क्या कहते हैं उनको, जिनका कोई पता नहीं होता, इस किस्म के लोग भी होते हैं, उनको तैयार करते हैं। उनको तैयार करके जब लाया जाता है उसके पार्टी के अंदर, तो फिर उसके बाद जब इलेक्शन का सिलसिला आता है तो वहाँ पे जो रिगिंग होती है, लोगों को तोड़ा जाता है, आम वोटर को बताया जाता है। वोटर जो होते हैं वो किसी उस चीज़ पे वोट नहीं करते, वो उस वक्त टूटते हैं। यहाँ पे वो चीज़ नहीं चल रही। जितना बरादरी के वोट है, चौधरी साहब के वोट हैं 400, चौधरी साहब ने कहा इसको डाल दो, उसको काले चोर को डाल दो, काले चोर को डाल देंगे। उसके बाद आगे जब ये चीज़ होती है तो फिर देखा जाता है कि कौन सी पार्टी है कि जो कम अज़ कम सादा अक्सरियत ले सकती है, यानी कि 372 में से 174 ले सकती है, तो वो उस तरफ उसको थोड़ा सा नीचे लाना है, किसी ना किसी तरह उसको नीचे। तो ये सब मैनिपुलेट किया जाता है, मैनिपुलेट किया जाता है कि इंजीनियरिंग रिगिंग होती है। अनवर साहब ने ये साबित कर दिया कि ये शरीफ बंदे का काम नहीं। हाँ, ये ना शरीफ बंदे का काम है ना माठे बंदे का काम है। तो ये उसके बाद उसको स्टेज पे लाया जाए, फिर उसके वो टांगा देखा ना, टांगा घोड़े वाला, फिर उसको वो चीज बनाई जाएगी, पता नहीं क्या कहते हैं, उस आंखों वाली, फिर उसके पीछे बागें दी जाए, रास कहते हैं जिसको, बाग कहते हैं, वो दी जाए, फिर उसको इधर मोड़ा जाए, इधर मोड़ा जाए, जिधर मर्जी उसको ब्रेक लगवाई जाए। तो 50 सिंपल मेजॉरिटी से कम रखना पड़ता है। बहुत खूब जी। अनवर भाई बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश, आपने बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू की है और बड़े सादा अल्फाज में कोशिश की है कि मामले को जो है वो समझाया है। मीर साहब ने बड़े खूबसूरत अंदाज में तमाम चीज़ों की वजाहत की है और ये सिलसिला इंशाल्लाह आगे चलता रहेगा, क्योंकि यहाँ पर वक्त जो है वो ख़त्म हो गया है सेगमेंट का। लेकिन ये मामला ऐसा है जिसके ऊपर गुफ्तगू जो है वो साल चलती रहेगी। यहाँ पर एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, दूसरा सेगमेंट जारी रहेगा। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।